नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत के रेड लाइट एरियाज की हकीकत। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे रेड लाइट एरिया एक नर्क एक हकीकत। जी इनसे जो जानकारी मिली है वो वाकई झकझोरने वाली है। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद है इन इलाकों की सच्चाई, वहाँ रहने वाली महिलाओं और बच्चों की जिंदगी, उनके वहाँ पहुँचने के कारण, इन सब पर थोड़ी रोशनी डालना। हाँ, क्योंकि ये कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। और शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। जी। भारत में करीब 1 करोड़ 30 लाख लड़कियां और महिलाएं आज कोठों में रहने को मजबूर हैं। 1 करोड़ 30 लाख, ये संख्या ही बताती है कि ये समस्या कितनी बड़ी और गहरी है। तो सबसे पहले ये रेड लाइट एरिया होते क्या हैं, मतलब एक परिभाषा के तौर पर। हाँ, देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो इलाके हैं जहाँ लड़कियों और महिलाओं को आप कह सकते हैं बेचने का काम होता है, देह व्यापार का केंद्र। और भारत में ऐसे मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? कई हैं, लेकिन जो ज्यादा जाने जाते हैं उनमें दिल्ली का जीबी रोड है, कोलकाता का सोनागाची, मुंबई का कमाठीपुरा और पुणे का बुधवारपेट। और संख्या का अंदाजा, जैसे सोनागाछी या जीबी रोड में? सोनागाची एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है। वहाँ करीब 40 से 45 हजार महिलाएं हैं। दिल्ली के जीबी रोड पर 2500-2800 के आसपास, मुंबई में भी 20-25 हजार, और पूरे भारत का आंकड़ा तो आपने बताया ही, लगभग 1.3 करोड़। बाप रे। गीतांजलि बब्बर जी जो इन महिलाओं के बीच काम करती हैं, उन्होंने कहा है धरती पर नर्क देखना हो तो कोठे में जाकर बैठ जाओ। वहाँ के हालात कैसे होते हैं? हालात वाकई बहुत बुरे हैं। स्रोतों के मुताबिक बहुत ज्यादा गंदगी, हर तरफ बदबू, टॉयलेट्स की हालत बहुत खराब। रहने की जगह? वो तो बस नाम मात्र की होती है। छोटे छोटे कमरे, बस इतने कि लेट सके, और क्लाइंट्स के लिए अलग से और भी छोटे तंग कमरे होते हैं जिन्हें एनकाउंटर रूम कहते हैं। और सबसे दर्दनाक शायद ये है कि बच्चे भी वहीं जन्म लेते हैं, वहीं पलते बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, और कई बार तो जब माँ किसी ग्राहक के साथ होती है, बच्चा उसी कमरे में या बिल्कुल पास में ही होता है। आप सोच सकते हो उस बच्चे पर क्या असर पड़ता होगा। और स्कूलों में दाखिला? वो भी एक बड़ी चुनौती है। अक्सर उन्हें कोठे वाली का बच्चा कहकर दाखिला देने से मना कर दिया जाता है। भेदभाव बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य का क्या, बीमारियां वगैरह? स्वास्थ्य की स्थिति बहुत चिंताजनक है। लगातार बीमार रहना आम बात है। छोटी मोटी दिक्कतों के लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो अक्सर बस एक दर्द निवारक गोली, जिसे हरा पत्ता कहते हैं, उस पर निर्भर रहती हैं। अस्पतालों में क्यों नहीं जाती? डरती हैं। पहचान खुलने का डर, वहाँ के स्टाफ के रवैये का डर, अपमान का डर, और इस वजह से HIV और TB जैसी गंभीर बीमारियां भी फैलती हैं और उनका इलाज नहीं हो पाता। और पहचान का संकट, मतलब आधार कार्ड, राशन कार्ड? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ज्यादातर के पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं होता, ना आधार कार्ड ना राशन कार्ड, तो वो किसी भी सरकारी योजना, स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं उठा पाती। जीबी रोड जैसा पता होना ही अपने आप में एक सामाजिक कलंक बन जाता है। तो मतलब देश के नागरिक होकर भी वो एक तरह से अदृश्य हैं। बिल्कुल, ना उनकी कोई गिनती है ना कोई अधिकार। ये महिलाएं इन जगहों पर पहुंचती कैसे हैं? क्या ये अपनी मर्जी से आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 99% मामलों में उन्हें जबरदस्ती या धोखे से लाया जाता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। कैसे धोखे? कई तरीके हैं। कभी शादी का झांसा देकर पति ही बेच देते हैं, कभी 12-13 साल की छोटी उम्र में ही अपहरण कर लिया जाता है, या बहला फुसलाकर अच्छे कपड़ों, मिठाइयों का लालच देकर। और कुछ समुदायों में तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हाँ, कुछ समुदायों में, जैसे बेड़िया समुदाय का जिक्र आता है, वहाँ ये एक तरह की पारिवारिक परंपरा बन गई है। घर के मर्द, भाई या पति ही ग्राहक लेकर आते हैं। ये बहुत दुखद है। और अगर कोई मना करे तो फिर मारपीट होती है, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। मतलब एक तरह का पूरा दबाव होता है। ये पूरा सिस्टम चलता कैसे? दलाल वगैरह होते होंगे? हाँ, दलालों का एक पूरा नेटवर्क होता है। जैसे नई दिल्ली स्टेशन जैसे बड़े रेलवे स्टेशन पे ये सक्रिय रहते हैं, जहाँ से लड़कियों को लाया जाता है। और ग्राहक कैसे चुनते हैं? प्रक्रिया क्या होती है? ये भी बहुत अपमानजनक होता है। कहीं पर्ची सिस्टम होता है, कहीं लड़कियों को एक कमरे में लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, और ग्राहक आते हैं, देखते हैं, छूते हैं, बात करते हैं, जैसे बाजार में कोई सामान खरीद रहे हो। और समय, पैसे? एक ग्राहक के साथ आमतौर पर 10-12 मिनट का समय होता है, और पैसे 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक, या कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये पैसा मिलता किसको है? क्या लड़कियों को मिलता है? नहीं, नई लड़की को तो शुरुआती 4-5 साल तक शायद 1 रुपया भी नहीं मिलता। वो बस उस कर्ज को चुकाती रहती है जो उसे लाने वाले ने उस पर लादा होता है। और ग्राहक कौन होते हैं? किस तरह के लोग आते हैं? इसमें बहुत विविधता है। स्कूली बच्चों से लेकर
ऑफिस जाने वाले लोग जिनके पास लैपटॉप बैग होता है, रिक्शा चलाने वाले और यहाँ तक कि 80 साल के बुजुर्ग भी। कॉलेज के छात्र भी। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का भी जिक्र आता है। कुछ इसे एक्सप्लोर करने का जरिया मानते हैं, जैसे जीबी रोड जाना कोई एडवेंचर हो। और उनकी मानसिकता? अक्सर यही होती है कि पैसा दिया है तो लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मारना, पीटना, काटना, सिगरेट से जलाना, ये सब भी होता है। ये तो बहुत ही भयावह है। ऐसे में सुरक्षा या न्याय की क्या स्थिति है? पुलिस का क्या रोल है? पुलिस की भूमिका कह सकते हैं मिलीजुली और ज्यादातर नकारात्मक ही है। मतलब एक तरफ तो कभी-कभी बचाव कार्य होता है, लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। कोठों से हफ्ता वसूला जाता है, हजारों से लेकर लाखों रुपए तक प्रति कोठा, और ये पैसा कथित तौर पर नीचे से ऊपर तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी तो था, मई 2022 वाला। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सेक्स वर्कर्स पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। अगर कोई रेड होती है तो महिला को नहीं, ग्राहक को पकड़ना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अक्सर महिला को ही पकड़ लिया जाता है, ग्राहक भाग जाता है। और झूठे केस? वो भी होता है, डराने धमकाने, पैसे ऐंठने के लिए झूठे केस में फंसा दिया जाता है। रेड की सूचना भी अक्सर पहले ही लीक हो जाती है, तो लड़कियों को गुप्त रास्तों से हटा दिया जाता है। बचाव बहुत मुश्किल होता है। और जिन्हें बचा लिया जाता है उनके लिए सेफ होम्स या नारी निकेतन? उनकी हालत भी कई जगहों पर बहुत खराब बताई जाती है। वहां भी शोषण के आरोप लगते हैं। कई बार तो वार्डन पर ही लड़कियों को रात में बाहर भेजने के आरोप लगे हैं। क्या लड़कियां भागने की कोशिश नहीं करती हैं, लेकिन दलालों का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि उन्हें पकड़ लिया जाता है और फिर सजा मिलती है। इस सबके बीच समाज और राजनीति का क्या रवैया रहता है? आस पड़ोस के लोग? आसपास रहने वाले लोग अक्सर नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि इन महिलाओं की वजह से उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा या उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे। और राजनेता आमतौर पर इन इलाकों से दूरी बनाकर रखते हैं। ना वोट मांगने जाते हैं, ना ही ये उनके घोषणा पत्रों में कोई मुद्दा होता है। इसे बस एक गंदगी की तरह देखा जाता है, जिसे अनदेखा करना ही बेहतर है। फिल्मों में तो कई बार इसका चित्रण होता है, जैसे हीरा मंडी या गंगूबाई। हाँ, लेकिन वो चित्रण अक्सर रोमानी या सरलीकृत होता है। जो क्रूर सच्चाई है, गंदगी है, मजबूरी है, हिंसा है, वो शायद पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती। क्या समय के साथ कुछ बदल रहा है, जैसे ऑनलाइन चीजें आ गई हैं? हाँ, कुछ बदलाव दिख रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डेटिंग एप्स की वजह से शायद कोठों का पारंपरिक धंधा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन क्या इससे समस्या खत्म हो रही है? नहीं, बल्कि एक नई चिंता उभर रही है, कॉलेज प्रोस्टिट्यूशन, जहां कॉलेज की लड़कियां या तो अपनी मर्जी से या धोखे से या जबरदस्ती इस नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। भविष्य को लेकर क्या चिंताएं हैं? चिंता यही है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और बिगड़ेगी। स्रोत बताते हैं कि हर 7 मिनट में एक लड़की का अपहरण होता है भारत में। ये कहाँ जाती हैं? बहुत संभव है कि इनमें से कई इन्हीं रेड लाइट एरियाज में पहुंच जाती हों। सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी चुनौती है समाज में इज्जत ना मिलना, उन्हें इंसान ना समझा जाना। तो समाधान क्या हो सकता है? कोई रास्ता है? देखिए, समाधान एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी, जागरूकता बढ़ानी होगी। और कानूनी तौर पर? सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उन्हें सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि सही मायनों में लागू करना होगा। नीतियां बनानी होंगी, खासकर 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की सुरक्षा के लिए। बच्चों की शिक्षा वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उन बच्चों को स्कूलों में जगह मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो, इसके लिए स्कूलों को संवेदनशील बनाना होगा। और समाज का नजरिया? वही बदलना सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। उन्हें सिर्फ उनके काम से पहचान देने की बजाय उन्हें इंसान समझना होगा। गीतांजलि बब्बर कहती हैं कि जीवी रोड को स्ट्रीट ऑफ लव कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ हजारों माएं हैं जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर रोज संघर्ष कर रही हैं। पुनर्वास के अवसर भी जरूरी हैं। बिल्कुल। उन्हें अगर कोई दूसरा हुनर सीखने या काम करने का मौका मिले तो शायद वो इस नर्क से बाहर निकल पाएं। जैसे एक कहानी है एक पोलियो ग्रसित महिला की जो वहां से निकलकर शेफ बनी। हाँ, ऐसी प्रेरणादायक कहानियां भी हैं। कुछ बच्चे वहां से निकलकर डांसर बने हैं, सिविल डिफेंस ऑफिसर बने हैं। एक लड़की तो आईपीएस बनने का सपना देख रही है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रही है। जी हाँ, उम्मीद की किरणें हैं, लेकिन बहुत कम। एक मिथक है कि अगर सेक्स वर्कर नहीं होंगी तो बलात्कार बढ़ेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल गलत धारणा है। जैसा हमने बात की, ये पूरा सिस्टम ही जबरदस्ती, धोखे और शोषण पर आधारित है।
ये सहमति से जुड़ा मामला नहीं है, तो इसके न होने से बलात्कार बढ़ेंगे, ये तर्क ही बेबुनियाद है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि रेड लाइट एरिया सिर्फ देह व्यापार के केंद्र नहीं है। ये मजबूरी, शोषण, हिंसा और बुनियादी मानवाधिकारों से पूरी तरह वंचित जीवन की कहानियां हैं। हाँ, यहाँ रहने वाली महिलाएं और बच्चे समाज की नजरों से लगभग ओझल हैं, अदृश्य हैं, बिना किसी अधिकार के जीने को मजबूर। और शायद हमें अंत में यही सोचना चाहिए कि क्या हमारा समाज कभी इन महिलाओं और उनके बच्चों को उनके पते, उनके अतीत, उनके काम से हटकर सिर्फ एक इंसान के तौर पर स्वीकार कर पाएगा? बिल्कुल। सतही बातों या सहानुभूति से आगे बढ़कर उन्हें मुख्य धारा में लाने, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।